देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बेरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से 12 लोगों की मौत हो गई। यहां से पूरे देश में सुतली बम सप्लाई किए जाते थे। मंगलवार सुबह जब हादसा हुआ उस समय ये अवैध फैक्ट्री सुतली बम से भरी थी। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की हरदा में ऐसी 4 और फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्रियां तो हरदा के 5 किलोमीटर के दायरे में है और चौथी 50 किलोमीटर दूर पिपलानी गांव में है। हादसे के एक दिन बाद बुधवार को कलेक्टर ऋषि गर्ग और एसपी संजीव कुमार कंचन को हटा दिया गया। इसके साथ ही कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया। रेहटा गांव और पिपलानी स्थित फैक्ट्रियों में लाखों की संख्या में सुतली बम का स्टॉक मिला। सुतली बम खुले में रखे हुए थे, इन्हें सुखाया जा रहा था। जो पूरी तरह से सूख चुके थे वो गोडाउन में रखे हुए थे। विस्फोटक अधिनियम की किसी भी शर्त का यहाँ पालन नहीं हो रहा था। खास बात यह थी कि इन मापदंडों का पालन न करने पर भी इन फैक्ट्रियों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी यहाँ सुतली बम का भारी मात्रा में स्टॉक मिलना प्रशासन की लापरवाही की तरफ इशारा करता है। पिपलानी की फैक्ट्री को प्रशासन ने सील कर दिया। हादसे के बाद इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी अपना सामान समेट कर भाग गए। हरदा में 4 किलोमीटर दूर इस गांव में 4 एकड़ में राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री बनी है। फैक्ट्री के आसपास 6 घर है और फिलहाल फैक्ट्री में सन्नाटा है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। फैक्ट्री टीन की चादरों से बनी है, कोई पक्का निर्माण यहाँ नहीं है। जबकि नियम यह है कि आतिशबाजी का निर्माण एक मंजिल भवन के भीतर किया जाना चाहिए। भवन के सभी दरवाजे बाहर की तरफ खुलने चाहिए, मगर इस नियम का पालन होता दिखाई नहीं दिया। टीन शेड से बनी फैक्ट्री के बाहर खुली जगह में लाखों की संख्या में सुतली बम पड़े दिखाई दिए। लोहे के फ्रेम पर टीन की चादर बनाई गई थी और उन चादरों पर ये सुतली बम रखे हुए थे। फैक्ट्री के भीतर भी इतनी ही संख्या में सुतली बम रखे हुए थे। नियम के मुताबिक स्टोरेज फैक्ट्री से 45 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बम फैक्ट्री के भीतर ही रखे हुए थे। बगल के कमरे में इसकी पैकिंग का काम हो रहा था। यहाँ न तो अग्निशमन यंत्र नजर आए, न ही पानी की टंकियां। यदि फैक्ट्री में आग लगती तो उसे बुझाने के कोई इंतजाम नहीं थे। यहाँ एक मजदूर मिला। मजदूर झाबुआ का रहने वाला है। वह अपने सामान के साथ यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। जब उससे पूछा कि सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं तो उसने बताया कि वापस झाबुआ जा रहे हैं। मजदूर के मुताबिक वो 2 महीने पहले ही यहाँ काम करने आया था। उसे रोजाना 350 रुपये मिलते थे और मजदूर से पूछा कि यहाँ कितने लोग काम करते थे तो उसने बताया कि बहुत सारे लोग काम करने आते थे। रेहटा गांव की जिस 4 एकड़ जमीन पर फैक्ट्री बनी है, राजेश अग्रवाल पर उसे धोखे से हासिल करने के आरोप है। यहाँ फैक्ट्री है, उसी के पास भागवत सिंह मालवीय का मकान है। भागवत सिंह मालवीय के बेटे रोहित ने बताया कि यहाँ 5 से 6 मकान है और दुर्घटना के बाद इस फैक्ट्री को प्रशासन ने सील नहीं किया। रोहित ने यह भी बताया कि जिस जमीन पर फैक्ट्री बनी है वो पहले उसके पिता के नाम पर थी। दरअसल भागवत सिंह मालवीय ने राजेश अग्रवाल से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था। रोहित ने बताया कि राजेश अग्रवाल ने चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कर्ज की रकम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दी। उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए पिता को 4 एकड़ जमीन राजेश अग्रवाल को बेचनी पड़ी। अग्रवाल की पिपलपानी स्थित फैक्ट्री यह हरदा से करीब 40 किलोमीटर दूर है और चारों तरफ खुला एरिया है। आसपास 1-2 मकान है, लेकिन फैक्ट्री से काफी दूर है। यहाँ भी वही नजारा दिखा जो रेहटा की फैक्ट्री में था। यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ था और फैक्ट्री के भीतर कोई नहीं था। चारों तरफ सीमेंट की बाउंड्री वाल बनी और फैक्ट्री के भीतर 3 से 4 पक्के मकान बने। बाकी खुली जगह। यहाँ भी लाखों की संख्या में सुतली बम सुखाने के लिए रखे हुए थे। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में 3 साल पहले हादसा हो चुका है। बारूद में आग लगने से फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे और एक मजदूर की मौत हो गई थी, लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया गया। प्रशासन की टीम यहां पहुंची और फैक्ट्री को सील कर दिया। सील करने की कार्रवाई तहसीलदार वीरेंद्र उइके ने की और उइके का कहना है कि फैक्ट्री की 15-20 दिन पहले जांच की गई थी और तब सुरक्षा मापदंड पूरे नहीं किए गए थे। फैक्ट्री मालिक को जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया था और उनसे पूछा कि फैक्ट्री उसी वक्त सील क्यों नहीं की गई, तो वे बोले कि उन्हें सुरक्षा मापदंड पूरे करने का समय दिया था।
अभी फैक्ट्री में कोई नहीं है और इसलिए सील की गई है। सुरक्षा मापदंड पूरे करेंगे तो आगे की कार्रवाई करेंगे। पड़ताल में यह भी पता चला कि राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल के नाम से 4 फैक्ट्रियों के लाइसेंस हैं। उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल की तरफ से जिन फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी किए गए उनकी जिला प्रशासन ने 26 सितंबर 2002 को जांच की थी। जांच के दौरान अनियमितता पाई गई और प्रशासन ने प्रतिवेदन उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को भेज दिया। अब तक वहां से कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को जिला प्रशासन की तरफ से जो 2 लाइसेंस दिए गए उनमें से एक लाइसेंस तो बगैर कलेक्टर की परमिशन के ही तत्कालीन एडीएम प्रवीण फुलपगारे ने रिन्यू कर दिया। प्रशासन से मिले कागज के मुताबिक कलेक्टर ने लाइसेंस को 26 सितंबर 2022 को निलंबित किया और लाइसेंस निलंबन के विरुद्ध अपील कमिश्नर कोर्ट में की गई और इस कागज में लिखे रिमार्क के मुताबिक कमिश्नर कोर्ट ने इस अपील पर कोई स्टे नहीं दिया था। इसके बाद भी फुलपगारे ने 29 मई 2023 को लाइसेंस 31 मार्च 2026 तक रिन्यू कर दिया। हरदा की जिस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ उसके मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल की साल 2010 तक सालाना आय केवल 60,000 रुपए थी, यानी 5,000 रुपए महीना। पटाखा फैक्ट्री से जली हुई हालत में एक राशन कार्ड मिला है और इस राशन कार्ड में अग्रवाल बंधुओं की आय दर्ज है। बीते 14 सालों में अग्रवाल बंधु ने अपने कारोबार को इतना फैलाया कि 5 फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। राजेश और सोमेश ने पटाखे का कारोबार कैसे खड़ा किया? पड़ताल में खुलासा हुआ कि दोनों की शुरुआत गल्ला व्यापारी के तौर पर हुई थी। ये इनका पुश्तैनी कारोबार था। साथ में वे पटाखों का फुटकर व्यवसाय भी करते थे। धीरे धीरे दोनों पटाखा बनाने के व्यवसाय में उतरे और पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। रसूख इतना है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी लोग इनके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी सिस्टम इस परिवार पर मेहरबान है। रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब्जी मंडी में जहां अग्रवाल परिवार का 3 मंजिला मकान है, वहां उसकी पटाखा दुकान और गोदान अब तक सील नहीं किया गया। प्रशासन केवल वहां नोटिस चस्पा कर चला गया, जबकि लोगों का कहना है कि उन्होंने इसकी कई बार शिकायतें की थी। राजेश और सोमेश ने पटाखा बनाने का कारोबार कैसे खड़ा किया और कैसे प्रशासन ने आंखें बंद कर ली? हरदा की बैरागढ़ स्थित फैक्ट्री पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। इसी मलबे में तलाश करते हुए कुछ दस्तावेज लगे। इनमें राजेश अग्रवाल का जला हुआ राशन कार्ड भी था। इस राशन कार्ड पर उसके पूरे परिवार की डिटेल थी। 2009 में बने इस राशन कार्ड में उसकी सालाना आय 60,000 रुपए बताई गई, यानी केवल 5,000 रुपए महीना। सब्जी मंडी स्थित राजेश अग्रवाल के मकान पर 3 मंजिला मकान पर ताला पड़ा हुआ था। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यहाँ पटाखे मिलते हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ बेसमेंट में पीछे की तरफ पटाखों का गोदाम भी है। जब बैरागढ़ की पटाखा फैक्ट्री में आग लगी तो उसकी गूंज सब्जी मंडी तक सुनाई दी थी। राजू अग्रवाल के मकान पर ताला होने के बावजूद प्रशासन ने लाइसेंस के उल्लंघन के 4 नोटिस चस्पा कर दी। इसमें कहा है कि यदि आपने 24 घंटे के भीतर जवाब पेश नहीं किए तो आपके पटाखों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यहाँ मौजूद लोगों से पूछा गया तो उन्होंने उसे भागते हुए देखा तो बताया कि जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही बाजार बंद हो गया था। मौके का फायदा उठाकर दोनों यहाँ से फरार हो गए। यहाँ रहने वाले लोगों से राजेश अग्रवाल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इनका गल्ला का पुश्तैनी कारोबार था और साथ ही पटाखों का फुटकर व्यवसाय भी था। कुछ और लोगों से बात करने पर पता चला कि राजेश अग्रवाल को जल्द ही ये समझ आ गया कि फुटकर कारोबार से ज़्यादा मुनाफा पटाखे बनाने में है। उसने 2010 के बाद पहली फैक्ट्री बैरागढ़ में खोली और इसी में धमाका हुआ। इसके लिए उसने जिला प्रशासन से 15 किलो बारूद का लाइसेंस लिया था और उस लाइसेंस की आड़ में उसने अपना कारोबार फैलाया। लाइसेंस 15 किलो बारूद का था, लेकिन वो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा। लोग कहते हैं कि जाहिर है कि प्रशासन की मिलीभगत के बगैर ये संभव नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे वो अपने कारोबार को बढ़ाता गया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए हरदा के 5 किलोमीटर के एरिया में उसने 3 और फैक्ट्रियाँ खोली। सब्जी मंडी में लोगों से बात करने के बाद बैरागढ़ फैक्ट्री पहुंचे तो ये समझने के लिए कि फैक्ट्री अवैध थी तो फिर चल कैसे रही थी। इस फैक्ट्री के सामने रहने वाली रुखसार भी कहती है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फैक्ट्री पहले भी 3 बार सील हो चुकी है, लेकिन
कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो गई। इस बार भी गल्ला बंद है, हल्ला हुआ है, यहाँ फिर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। रुखसार कहती है कि इसी अग्रवाल की पटाखा फैक्ट्री में जलकर 2015 में उसके पति इकबाल की मौत हुई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, केस हुआ, फिर उसने कुछ पैसे देकर समझौता कर लिया, फिर केस खत्म। इसी बातचीत के दौरान रुखसार की छोटी बेटी ने माँ से कहा कि माँ, ये मीडिया वाले हैं, इनसे राजू सेठ के खिलाफ बात मत कर, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। बेरागढ़ की यह फैक्ट्री 2.5 एकड़ में फैली है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ सिर्फ 3,500 वर्ग फुट का डायवर्जन है। लेकिन यहाँ 10,000 वर्ग फुट से ज्यादा हिस्से में पक्का निर्माण था, लेकिन तब तक प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आशिक अली और साइना भी दोनों पति पत्नी इस फैक्ट्री में काम करते थे। साइना ने बताया कि फैक्ट्री की बिल्डिंग में 3 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर केमिकल रखा जाता था, पहले फ्लोर पर अलग अलग ब्लॉक बनने थे, यहाँ पटाखे में बत्ती लगाने का काम होता था। तीसरे फ्लोर पर पटाखों की रंगाई के बाद उसे सुखाया जाता था, फिर 24 घंटे के बाद इसे नीचे लाकर पैकिंग होती थी। आशिक अली का कहना है कि फैक्ट्री में केमिकल यानी बारूद को पीसने का काम आटा चक्की से किया जाता था। आशिक अली ने बताया कि फैक्ट्री में पटाखे बनाने वाले कर्मचारियों को 1000 पटाखे बनाने के बदले 250 रुपये मिलते थे। आसिफ और साइना रोजाना 4000 पटाखे बनाते थे और यहाँ काम करने वाला व्यक्ति कम से कम 2000 पटाखे बनाता था। इस हिसाब से उसकी दिन भर की मजदूरी 500 रुपये होती थी और इस फैक्ट्री में औसतन रोजाना 500 लोग काम करते थे। अग्रवाल की अन्य 4 पटाखा फैक्ट्रियों में रोजाना 2000 मजदूर काम करते थे। पटाखा इंडस्ट्री से जुड़ी एसोसिएशन का तर्क है कि पटाखों का पर 18% जीएसटी लगता है और 2023 में जीएसटी के छापे से हरदा की पटाखा फैक्ट्री पर 57 लाख की टैक्स चोरी का केस बना था। इसका मतलब है कि 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का स्टॉक बिना बिल का था। अग्रवाल अपना ज्यादातर माल मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात भेजता था। फैक्ट्री में बारूद आता था और चला जाता था, कितना आता था ये हमें नहीं पता। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सभी कलेक्टरों को उनके जिले में संचालित पटाखा फैक्ट्री का संचालन नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी शर्तों के अनुसार जांच कर रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर 24 घंटे में रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इससे आग लगने से होने वाले हादसे रुकेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में फायर एक्ट लागू नहीं है। प्रदेश में जब भी आग लगने से बड़े हादसे होते हैं तब फायर एक्ट लागू करने की चर्चा तेज हो जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि 2020 में बना फायर एक्ट ड्राफ्ट अब तक लागू नहीं हो पाया। सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद सरकार द्वारा गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और जांच कमेटी द्वारा सौंपी गई 287 पन्नों की रिपोर्ट में सरकार को कई सुझाव दिए थे। कमेटी ने प्रदेश में फायर एक्ट लागू किए जाने और फायर एंड सर्विसेज के लिए अलग से विभाग बनाए जाने का सुझाव सरकार को दिया था। साथ ही एसडीआरएफ की इकाइयां शुरू किए जाने और उन्हें आधुनिक मशीनें देकर बहुमंजिला भवनों की अग्निशमन की ट्रेनिंग दिलाए जाने का सुझाव था, लेकिन उस पर भी अब तक अमल नहीं हो पाया है। हरदा हादसे के बाद फिर मॉडल फायर मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट की जरूरत पर चर्चा होने लगी। स्थिति यह है कि देश के कई राज्य कुछ संशोधनों के साथ इसे लागू कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 साल से अधिक समय हो चुका है और सरकार के पास ये अटका हुआ है। इसकी अहमियत समझते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एक्ट लागू करने के लिए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नोटशीट भी लिख चुके हैं। केंद्र ने भी जल्द इसे अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों में अग्निशमन दुर्घटनाओं की रोकथाम में एकरूपता लाने के लिए एक समान फायर एक्ट लागू करने के निर्देश दिए थे। मॉडल फायर एक्ट का प्रारूप बनाकर भी राज्यों को भेजा गया था और इसके आधार पर राज्य ने मध्य प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2019 का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे वर्ष 2020 में जारी कर सुझाव आपत्ति मांगे गए थे। तब से यह सरकार के पास ही अटका है और आचार संहिता के पहले लागू करना। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 और मॉडल फायर मेंटेनेंस व इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2019 मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लिखा है और इसमें कहा है कि प्रधानमंत्री की मंशानुसार अन्य प्रदेशों में इन अधिनियमों को संशोधित कर लागू किया जा चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक ये लागू नहीं हो पाया।
दोनों अधिनियमों पर अमल करने का प्रारूप नगरीय प्रशासन कमिश्नर नगरीय विकास विभाग को भेज चुके हैं। ऐसे में आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले इन एक्ट के आदेश जारी करना उचित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरदा के हादसे की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कलेक्टर हरदा और कमिश्नर भोपाल जो हरदा में ही हैं उनसे विस्तृत चर्चा कर घायलों के उपचार की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे में रिपोर्ट भेजें, जिसमें यह भी देखें कि उनके जिले में संचालित पटाखा फैक्ट्री का संचालन नियम अनुसार हो रहा है या फिर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में दोष सिद्ध व्यक्तियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से हरदा का दौरा करने के बाद मंत्रालय में हुई बैठक में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि समस्त गंभीर घायलों को एम्स भोपाल और नर्मदा ट्रॉमा सेंटर भोपाल में उपचार के लिए लाया गया है। देश के 26 राज्यों में फायर एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अब तक लागू नहीं किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में वर्ष 2020 में फायर एक्ट का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका और इससे एक साल पहले भी साल 2019 में फायर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हो गया था। इसके बाद केंद्र सरकार के फायर एक्ट में हुए संशोधन को शामिल करते हुए दोबारा भी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में मध्य प्रदेश में फायर एक्ट लागू किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश के आला अधिकारियों की 3 साल तक बैठकें होती रही, तब जाकर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन इसे लागू अब तक नहीं किया जा सका। अगर फायर एक्ट पहले ही लागू हो जाता तो शायद सतपुड़ा की आंख पर समय रहते काबू पाया जा सकता था। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कैपिटल प्रोजेक्ट के पास अग्निशमन की जिम्मेदारी है। शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग अग्नि सुरक्षा का काम दिखता है, लेकिन सभी तरह की अग्नि दुर्घटनाओं के मामले में प्रारंभिक सुरक्षा से लेकर आपदा नियंत्रण पर केंद्रीकृत नियंत्रण वाला कोई अलग विभाग मध्य प्रदेश में नहीं है। अभी ये नियम है कि 15 मीटर से ऊंचे भवन, एक फ्लोर, 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण, 50 से अधिक पलंग बिस्तर वाले होटल व अस्पताल का उपयोग करने से पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। ये 3 साल के लिए रहेगा। इस दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक फायर ऑडिट रिपोर्ट पेश करना होगी और फायर ऑफिसर को 10% रिपोर्ट का रैंडम चयन कर औचक निरीक्षण करना होगा। सर्टिफिकेट रिन्यू कराने नए सिरे से आवेदन करना होगा। नई बिल्डिंग के लिए निर्माण की अनुमति के साथ ही फायर सेफ्टी प्लान का अनुमोदन अग्निशमन प्राधिकारी करेगा, लेकिन उसके बाद भी ये अब तक लागू नहीं हुआ। ब्लास्ट के बाद सिर्फ दर्द और मातम बचा। माँ को बचाने गया था बेटा, मारा गया। टिफिन लेकर लौटा पति, उसे मिली पत्नी की लाश। ऐसे कई परिवार उजड़ चुके इस हादसे में, लेकिन प्रशासन की लापरवाही यहाँ साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि प्रशासन का अमला अगर अलर्ट होता और यहाँ सरकार भी फायर एक्ट लागू कर चुकी होती तो शायद इस तरह के हादसे को रोके जा सकते थे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।